So hello and welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Business Study chapter number 1 Nature and Significance of Management. So start करते हैं अपने न्यू सेशंस को और समझते हैं दोबारा से सभी चीजों को, बढ़िया कॉन्सेप्ट्स को और सभी चीजों को बिल्ड करते हुए चलते हैं ताकि हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा स्कोर कर पाएं। तो जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो जानते हैं आखिर मैनेजमेंट क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या बनता है निकलने के बाद। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को काफी ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपने ये नाम पहले भी सुना होगा, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली प्रबंध, कोई भी प्रबंध करना। तो मैनेजमेंट को जब हम पहले से ही जानते हैं तो अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, मैनेजमेंट को हम सिर्फ इतना जानते हैं किसी भी चीज का मैनेजमेंट करना, किसी भी चीज का प्रबंध करना, मगर उसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है वो भी जान लेते हैं। देखिए, प्रबंध जो हम करते हैं उसमें हम कई सारी चीजें करते हैं। जैसे कि पहले तो हम ये सोचते हैं कि हमें करना क्या है, ये सोच लिया करना क्या है, उसके बाद हम ये सोचते हैं करना कहाँ है, फिर हम ये देखते हैं कि वो चीज कहाँ ऑर्गेनाइज करनी है, फिर हम ये देखते हैं कि जब वो करना कहाँ है तो वो कौन करेगा, वो हम डिसाइड कर लेते हैं। ये कौन करने के बाद जब हम डिसाइड कर लिया, फिर अगर इनके बीच में किसी को कोई दिक्कत आ गई तो वो किसे बताएगा, फिर ये डिसाइड करते हैं। देन आफ्टर ओवरऑल हम इस पूरे काम को कंप्लीट कर पाते हैं। ये हमारी कंप्लीट डेफिनेशन बन पाती है मैनेजमेंट की। सो मैनेजमेंट की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ सेट ऑफ फंक्शंस। ये फंक्शंस आपको याद रखने हैं क्योंकि इन फंक्शंस के ऊपर आने वाले चैप्टर्स में आपको पूरे चैप्टर्स बता रखे हैं। प्लानिंग का एक अलग चैप्टर है, ऑर्गेनाइजिंग का अलग, स्टाफिंग का अलग, डायरेक्टिंग का अलग एंड एज वेल एज कंट्रोलिंग का अलग। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है जो कि मैनेजमेंट करते समय अपने माइंड के अंदर हमें ये चीजें रखनी होती है कि पहले हमें प्लानिंग करनी है इफेक्टिवली कि आखिर किस तरीके से हम अपने कार्य को करें, क्या मेथड चुने, क्या सिंप्लीफिकेशन चुने, क्या स्टैंडर्ड चुने, वो सभी चीज हम डिसाइड कर लेते हैं इन द प्लानिंग। फिर हम ये देखते हैं कि वो प्लानिंग अब ऑर्गेनाइजिंग करनी है, यानी कि अब उस प्लानिंग को जो हमने सोचा है जो काम के अंदर लाना है, तो बेसिकली अब ऑर्गेनाइजिंग कर दिया जाता है काम का। ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद फिर वो कौन करेगा काम, उसके लिए स्टाफिंग करते हैं, हम भर्ती करते हैं अपने कंपनी में। फिर हम वो डायरेक्ट करने के लिए जो भर्ती करिए लोगों को, उनको डायरेक्ट करने के लिए डायरेक्टिंग का वर्क परफॉर्म करते हैं। देन आफ्टर उन सभी फंक्शंस पर हम कंट्रोलिंग करते हैं। तो कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग आपस में लिंक होते हैं। प्लानिंग का काम ढंग से हो रहा है, प्लानिंग में जो हमने स्टैंडर्ड्स रखे थे वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो कंट्रोलिंग ही तय करता है। तो कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। है सारे ही इंपॉर्टेंट बट इनको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट आखिर होता क्या है। मैनेजमेंट बेसिकली किसी भी चीज की मैनेजमेंट करना विद यूज ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस क्या है हमारे पास? प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। और ये सारे जो फंक्शंस है स्टूडेंट्स आपको सीक्वेंस में ही याद करने हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में एक नाम आपको देखने को मिलेगा। पहला तो दिखेगा आपको प्रोसेस। तो देखिए, प्रोसेस का मतलब क्या है? प्रोसेस का मतलब यह है कि इट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारी मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन होता है। इसके अंदर हम बेसिकली सोचते हैं, हम अपनी थिंक डन करते हैं कि आखिर हमें करना क्या है। और जब हम ये देख लेते हैं कि हमें करना क्या है, किन मेथड्स के द्वारा करना है, हमारे स्टैंडर्ड्स क्या रहने वाले, हमने अपने काम के बारे में सभी कुछ चीजें डिसाइड कर ली हैं, तो वो काम कहलाएगा हमारा प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस के बाद हमारे पास एक वर्ड आएगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा इफिशियंसी। तो इफिशियंसी का मतलब क्या है? तो देखिए, इफिशियंसी का मतलब होता है एंड और फाइनल रिजल्ट। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपने सोचा अब उसका रिजल्ट आ गया हमारे पास। जैसे कि आप अभी पढ़ रहे हो, फिर आप लास्ट में जाके एग्जाम दोगे, तो एंड और फाइनल रिजल्ट को ये डिनोट करता है इफिशियंसी विद अचीविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि अपने उद्देश्य को, अपने गोल को अचीव करने के बाद जो हमने रिजल्ट पाया वही इफिशियंसी कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, देन आफ्टर आप लास्ट में एग्जाम जो देंगे उसमें आपकी हायर परसेंटेज आएगी, तो वो आपका एंड और फाइनल रिजल्ट तो है, बट वो अचीविंग ऑब्जेक्ट है, यानी जो आपने सोचा था वो कंप्लीट भी कर दिया। अब इसके बाद हमारे पास एक वर्ड देखने को मिलेगा आपके लिए, इफेक्टिवनेस। तो देखो, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है? अब इसका मतलब भी यही है एंड और फाइनल रिजल्ट, मगर एंड और फाइनल रिजल्ट के साथ यहां पे जो हम एनालाइजिंग का काम करते हैं वो हम करते हैं विद कॉस्ट। आप याद रखिएगा, इफेक्टिवनेस का काम जो हम करते हैं कॉस्ट के साथ करते हैं क्योंकि देखिए, बिजनेस के अंदर जितनी भी चीजें की जाती हैं वो सभी पैसों के बल पे की जाएंगी। भाई, स्टाफिंग के प्रोसेस के लिए भी हमें पैसे ही खर्च करने पड़ेंगे,
प्लानिंग को वर्क के अंदर कन्वर्ट करने के लिए भी हमें पैसे ही खर्च करने पड़ेंगे। तो पैसे तो सब में खर्च करने पड़ेंगे। तो जो आपने यहाँ पे थिंकिंग डन करी है प्रोसेस फंक्शंस में, और वो एंड रिजल्ट तक आते आते यानी कि यहां से वो काम चला और यहां तक वो जो आया है, इसके बीच में आपका कितना खर्चा हुआ है, ये वर्क डिसाइड करता है इफेक्टिवनेस का। ठीक है, यानी कि कम से कम खर्चे में आपका वर्क इफेक्टिवली होना चाहिए, ये इफेक्टिवनेस का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो होपफुली आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो आपने काम सोचा है उसकी थिंकिंग डन कर लेना कि हम इन मेथड्स के द्वारा, इन स्टैंडर्ड्स के द्वारा अपने काम को परफॉर्म करेंगे। देन आफ्टर एफिशिएंसी का मतलब होता है एंड और फाइनल रिजल्ट, कि आपने वो काम कर लिया है विद अचीविंग ऑब्जेक्ट, जो सोचा था वो हमने पा लिया। अब यहां से यहां तक के सफर में जो हमारी कॉस्ट लगी है, जो खर्चा हुआ है, उसको हम एनालाइज करते हैं इन कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है, तो यहां पर हम एनालाइज करते हैं कॉस्ट ऑफ एनालाइजिंग वर्क। ठीक है, यानी कि हम ये देखते हैं कि आखिर हमारा वहां से थिंकिंग डन से लेकर अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करने तक कितना खर्चा होगा, वो सब चीजें हमें ध्यान रखती है। ठीक है, अब देखो एक बार और बता दूंगा आपको कि मैनेजमेंट को सीक्रेट ऑफ सक्सेस भी बोला जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, इसको ये भी बोला जाता है, कभी कभार एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है। तो सीक्रेट ऑफ सक्सेस इसके लिए इसलिए बोला जाता है क्योंकि आज के समय पे जितने भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने बड़े बड़े बिजनेस हैं, वो सभी के सभी मैनेजमेंट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट एक ऐसा वर्क है कि इसके अंदर हम वेस्टफुल एक्टिविटीज से बच जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये सोचिए कि आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है और उस फंक्शन की प्लानिंग आपने पहले से कर ली है कि कौन बंदा क्या काम करेगा, क्या फंक्शन किस जगह पर होगा, कौन सी सेरेमनी किस जगह पर होगी, वो सभी चीजें आपने ऑलरेडी डिसाइड कर ली है। अब इस डिसाइड जो आपने कर ली है, तो इसके बाद ये तो नहीं हो सकता कि कोई बंदा ये बोले कि ये काम तो मैंने भी किया था, ये काम इसने भी किया था। क्यों? क्योंकि हमने प्लानिंग के अंदर पहले ही बता दिया है कि आप क्या काम करेंगे, देन आप क्या काम करेंगे। इसलिए इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं हो सकता। इन दोनों को अपने कामों का पता है, तो इसीलिए जब दोनों के ही कामों का रिलेशन पता होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टाफ को सभी अपने काम जानते होंगे, तो बेसिकली वेस्टफुल एक्टिविटी तो परफॉर्म नहीं होंगी। अब जब वेस्टफुल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होंगे, तो एज वेल एज हमारी मनी का भी वेस्टफुल थ्रो आउट नहीं होगा, क्योंकि जब वेस्टफुल एक्टिविटीज परफॉर्म होंगी तो उसके अंदर मनी का भी आउटफ्लो होगा। अब जब वो होंगी नहीं तो इनफ्लो ही रहेगा ना वो। तो बेसिकली बहुत सारे बेनिफिट्स आते हैं, इसलिए इसको सीक्रेट ऑफ सक्सेस बोला जाता है। दैट्स इट। सो होपफुली यहां तक तो आपको सारे डाउट्स क्लियर होते हुए आए होंगे, बट फिर भी किसी भी टॉपिक एंड पॉइंट में कोई भी डाउट बचा हो तो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा, मैं इसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अभी हमने ये जाना कि मैनेजमेंट क्या है, हमने ये जाना कि इन तीनों कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या है, हमने ये जाना कि मैनेजमेंट को आखिर कहते क्या है। ठीक है, अब बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की तरफ और जानते हैं और भी नए कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं आगे की तरफ चैप्टर में। तो बेसिकली हमने ये जान लिया कि मैनेजमेंट क्या होता है, हमने ये भी जान लिया कि मैनेजमेंट के वो तीन कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। सो अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप हर एक चैप्टर जो भी पढ़ें उस चैप्टर की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जब भी केस स्टडी का क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर यही सब चीजें पूछी जाती हैं। और अगर आपको जिस कॉन्सेप्ट के फीचर्स, इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगे तो आप क्वेश्चन बढ़िया करके बनाकर लिख सकते हैं। तो इन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, और कोई भी फीचर या कोई भी इंपॉर्टेंस ना समझ में आए तो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा। और यदि आपको कि जो चैप्टर्स मैं पढ़ा रहा हूं उन चैप्टर्स के नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, मैं उन चैप्टर्स के नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सो अभी हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास जो आता है वो आता है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अपने उद्देश्य को निर्धारित करके उस उद्देश्य के मुताबिक ही सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। हम रैंडमली कोई भी मेथड नहीं चुनते, हम रैंडमली कोई भी वे से काम नहीं करते कि आज इससे काम नहीं हुआ तो इससे कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम ही पहले देखते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य को अचीव करने के लिए हमें क्या चीजें करनी पड़ेगी, उसी के मुताबिक अपने कामों को हम परफॉर्म करते हैं। सो मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एंड सेकंड वन इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव फंक्शन। इसका मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट एक ऐसी टर्म नहीं है जिसका यूज सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ही करे। मैनेजमेंट एक ऐसी टर्म है जिसका यूज बिजनेस भी करते हैं तो नॉन बिजनेस एक्टिविटीज भी करती हैं। इसका यूज स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं, सो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं। ये किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि ये मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो कोई भी कोई एक परफॉर्म करेगा। मैनेजमेंट का फंक्शन सभी के लिए है, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो चाहे ना हो।
अब इसी तरीके से आता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ये समझने की हमें जरूरत है। देखो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके 3 डायमेंशन निकलते हैं। वो 3 डायमेंशंस कैसे, फर्स्ट आता है हमारे पास वर्क, सेकंड आते हैं हमारे पास पीपल्स, और लास्ट वन आता है हमारे पास ऑपरेशंस। सो बेसिकली देखो तीनों चीजें क्या होती हैं। पहला तो ये कि जो हम काम कर रहे हैं उस वर्क का मैनेजमेंट करना, क्या आखिर वो वर्क किस तरीके से किया जाए, ठीक है। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क ये डायमेंशन निकल के आया। फिर पीपल, मैनेजर के पास सबसे बड़ी सिचुएशन एंड सबसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ये आती है कि जो हमारे पास स्टाफिंग के अंदर लोग हैं उनसे किस तरीके से हम काम लें, क्योंकि पीपल से काम लेना काफी ज्यादा मुश्किल प्रोसेस होता है कि उनसे किस तरीके से काम लिया जाए वो इफेक्टिवली एंड इफिशिएंसी के साथ। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बट ये क्या होता है हमारा सेकंड डायमेंशन होता है मैनेजमेंट का। फिर आता है हमारे पास ऑपरेशन। देखो ऑपरेशन का जो डायमेंशन है बेसिकली दोनों ऊपर वाले डायमेंशन से क्या है, लिंक है। यानी कि जो हमारा ऑपरेशंस ऑफ एक्टिविटीज होती हैं, आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा, ऑपरेशंस ऑफ एक्टिविटी होती है जो मैनेजमेंट या फिर बिजनेस को आगे लेके जाए या बिजनेस का मेन वर्क हो वो। तो मेन वर्क को कौन परफॉर्म करेगा, पीपल्स ही परफॉर्म करेंगे। सो मैनेजमेंट की जो ऑपरेशंस की वाली डायमेंशन है वो लिंक होती है ऊपर वाले दोनों से। यानी कि अगर ये और ये दोनों ही बेस्ट तरीके से काम करेंगे तो हमारा ऑपरेशन ऑफ एक्टिविटी भी अच्छे से तरीके से काम करेगी। बट फिर भी हम इन तीनों ही डायमेंशंस के ऊपर बात करते हैं, इन पे मैनेजमेंट की जाती है। फिर आता है हमारे पास मैनेजमेंट इज कंटीन्यूअस प्रोसेस। देखो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि कंटीन्यूअसली चलता रहता है। ये ऐसा नहीं है कि आज आपको एक नई मैनेजमेंट करनी पड़ रही है सो कल एक अलग। आपने जो मैनेजमेंट कर दी वो एज वेल एज जब तक तो चलेगी जब तक आप गोल अचीव ना करें। फिर आता है हमारे पास मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। देखो मैनेजमेंट तो कोई अकेला बंदा भी कर सकता है बट उसके लिए इतनी नीड नहीं होती, बट नीड सभी के लिए, ध्यान रखिएगा। बट ज्यादातर जो काम को डायनेमिक वे में बनाने के लिए की जाती है वो भी ग्रुप एक्टिविटीज के साथ, टीम वर्क के साथ, वो मैनेजमेंट काफी अच्छा रोल निभाती है। क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर हम रिपोर्टिंग रिलेशन, वर्क रिलेशन सभी चीज पहले से ही डिफाइन कर देते हैं, तो इसमें हमारे कॉन्फ्लिक्ट होने के काफी कम चांसेस होते हैं। तो ग्रुप एक्टिविटी काफी डायनेमिकली परफॉर्म करती है। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। फिर हमारे पास आता है मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। अब देखो यही तो हमारा बहुत इजी कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है यहाँ से, क्योंकि हमने देख लिया कि गोल ओरिएंटेड भी है, ये मल्टी डायमेंशनल भी है, ये परवेसिव भी है, ये कंटीन्यूअस प्रोसेस भी है, ये ग्रुप एक्टिविटी भी परफॉर्म कर रहा है। तो मैनेजमेंट तो भाई एज वेल एज डायनेमिक फंक्शन तो परफॉर्म करेगा ही ना। तो मैनेजमेंट इज परफॉर्म अ डायनेमिक फंक्शन। ये बेसिकली ऐसा फंक्शंस परफॉर्म करते हैं कि अगर ये इफेक्टिवली क्रिएट कर ली जाए मैनेजमेंट तो ये बहुत ही अच्छे से काम परफॉर्म करती है हमारे बिजनेस में और हमें ग्रोथ करने में काफी हेल्पफुल करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। देखो अगर आप बुक में देखोगे तो ये काफी लंबी चौड़ी डेफिनेशंस दे रखी है और खासकर किसी किसी कैरेक्टरिस्टिक्स में वो ज्यादा लंबी होती है। तो आपको पहले यहाँ से पूरा थ्योरी सुन लेनी है, फिर आप एक बार बुक जरूर रीड कीजिएगा, फिर आपके सारे कॉन्सेप्ट ऐसे बिल्ड हो जाएंगे कि बहुत खतरनाक तरीके से आप एंड तक नहीं बोलोगे। ठीक है, और यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है जी, मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन भी हो गया हमारा। फिर आता है मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। देखो मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स होती है। जैसे मान लो मैंने आज आपसे कोई बात कही, तो वो मैंने जो बात कही है वो आपने सुनी है, वो कोई ऐसा तो नहीं है आप थैली भर के ले गए, ऐसा नहीं है। तो ये एक इंटेंजिबल फोर्स होती है जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम इफेक्टिवली देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी मैनेजमेंट परफॉर्म हो रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि मैनेजमेंट हमने एक डिब्बे बंद करके इसको दे दी कि तुम्हारी मैनेजमेंट ये है फिर तुम्हारी मैनेजमेंट ये है, ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट इज अ गाइडलाइन। ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि आपका काम ये है, आपका रिलेशन ये है, इस तरीके से। तो ये एक इंटेंजिबल फोर्स होती है, बट ये इंटेंजिबल फोर्स भी बहुत इफेक्टिवली काम करती है, वो भी एफिशिएंसी के साथ। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स भी फिनिश होते हैं। सो होपफुली कोई डाउट आपके नहीं बचा होगा। बढ़ते हैं चैप्टर में आगे की तरफ और समझ लेते हैं और भी नए कॉन्सेप्ट। पढ़ते हैं नए कॉन्सेप्ट की तरफ जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। काफी इजी कॉन्सेप्ट है। तो देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट जनरली 3 कैटेगरीज में निकलती है, उन तीनों कैटेगरी को डिस्कस कर लेते हैं। पहली कैटेगरी आती है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्ट होता है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, ये हो गया। सेकंड आता है हमारे पास सोशल ऑब्जेक्ट और थर्ड आता है हमारे पास पर्सनल
और इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। इसमें 3 कैटेगरीज आती है हमारे पास, फाइनेंशियल नीड, सोशल नीड एंड हायर लेवल नीड। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास 3 ये ऑब्जेक्ट आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट, सोशल ऑब्जेक्ट एंड पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। देखो, सबसे पहली चीज मैनेजमेंट हमने जान ली वो क्या होता है बहुत अच्छे तरीके से। अब हम ये देख लेते हैं कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के वे में हमारा क्या उद्देश्य हो सकता है मैनेजमेंट करने का। तो जाहिर सी बात है, आप 11th क्लास में पढ़ कर आए हो कि बिजनेस की एक तरह से मेडिसिन है प्रॉफिट, जो कि इसको आगे ले जाने में हेल्प करती है। और यदि ये कुछ समय तक या लंबे समय तक ना मिले तो उसमें बिजनेस को काफी रिस्क होता है डूबने का। तो रिस्क ना हो और बेसिकली सरवाइव हम कर सकें लंबे समय तक, तो प्रॉफिट की नीड है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट हमारा यही होगा मैनेजमेंट करने का, कि हम सरवाइव कर सकें, हम प्रॉफिट कर सकें एंड ग्रोथ कर सकें। सीधा साधा सिंपल मतलब निकल गया जो आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट 3 टर्म्स क्रिएट होती है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अब अगर मैं बुक की बात करूं तो बुक में भी आपका ये लिखा है, इट रेफर टू द यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट ऑन स्टेक होल्डर। तो बेसिकली यह बता रखा है कि बेसिकली हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी के साथ यूज किया जाए, जिससे अपने गोल को अचीव कर पाए, प्रॉफिट कर पाए एंड सर्वाइव कर पाए। फिर आता है हमारे पास सोशल ऑब्जेक्ट। देखो, हर एक बिजनेस के एक बेसिकली सोशल आउटलुक होता है, यानी कि उसका हमारा देखने का नजरिया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 10 प्रोडक्ट रखें और यहीं पर उन 10 प्रोडक्ट्स में से कोई ब्रांडेड चीज रखी है, तो आप उस ब्रांडेड चीज को पहले चुनोगे, क्योंकि आपके माइंड में ये एक तरह से ड्राइंग बनी हुई है कि इसका प्रोडक्ट है तो बेस्ट है। तो इस तरीके से सोशल आउटलुक बनाना सोशल नीड को फुलफिल करने के बाद ही होता है कि आपका जो बिजनेस का बेसिकली ड्राइंग है वो लोगों के मन में कैसी बनी हुई है। अब वो कैसे होगा कि आप सोशल ऑब्जेक्ट्स को पूरा करें, कि बेसिकली आप सोशल वेलफेयर से काम करें, आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें या कोई भी एनी अदर एक्टिविटीज आप परफॉर्म करें जो कि सोशल के जो सोशल एक्टिविटीज के हित में हो, जो लोगों के हित में हो। तो इस तरीके से आपके सोशल ऑब्जेक्ट कंप्लीट होता है। इसकी डेफिनेशन बता देता हूं मैं, इट रेफर टू द कंसीडरेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी ड्यूरिंग द मैनेजरियल एक्टिविटी। एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेयर इट इज बिजनेस और नॉन बिजनेस हैज सोशल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल देयर refer to constantly creating economic value for a part of society। So basically ये economic value create करता है कि जब हम अपनी बेसिकली बिजनेस को एक तरह से बिजनेस के इनकम को सोशली खर्च करने लग जाए उनके वेलफेयर के लिए। ठीक है, तो ये तो इजी था, सोशल ऑब्जेक्ट हो गया। फिर पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट। देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि हर इंसान चाहता है ग्रोथ करना, हम सभी चाहते हैं कि बेसिकली हम ग्रोथ करें, अपने कैरियर में अच्छे बने। तो बेसिकली ये हमारे पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, हमारी फाइनेंशियल नीड्स हो पूरी हो जाए, हमारी हायर लेवल नीड्स पूरी हो जाए और बेसिकली हमारी जो भी नीड्स है वो कंप्लीट हो। सो बेसिकली यहां से हमारा सीधा साधा मतलब ये निकलते हैं फाइनेंशियल नीड्स, सोशल नीड्स एंड हायर लेवल नीड्स का फुलफिलमेंट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बता देता हूं आपको, इट रेफर टू द सैटिस्फाई द डाइवर्स नीड ऑफ द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल ठीक बात है, पीपल हैविंग डिफरेंट फीचर्स बिकम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू सैटिस्फाई द डाइवर्स नीड दे नीड मे वेरी इन द फॉलोइंग 3 डिफरेंट वेज लाइक दिस। तो इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव्स भी कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। सो बेसिकली स्टूडेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट ये है आपका होमवर्क। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, हमने मैनेजमेंट के बारे में भी जान लिया, हमने उसके ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी जान लिया और भी जितने बेनिफिट्स आते थे वो हमने सभी हमने बिल्ड कर लिए। तो अब इंपॉर्टेंस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। पहले आप बुक से बिल्कुल मत देखिएगा, पहले आप खुद से बना के देखना और फिर बुक से देखना कि आपके और बुक के इंपॉर्टेंस कितने मैच हो रहे हैं। और मैं आपको हिंट दूं, अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से पढ़ ली है तो इंपॉर्टेंस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। सो ये आपका होमवर्क है, आप जरूर कीजिएगा और इसी के साथ आपका इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है। सो होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हुए आए होंगे, सभी चीजें आपने बढ़िया तरीके से समझी होंगी। मैं ये मानता हूं कोई डाउट नहीं बचा होगा, बट फिर भी किसी भी टॉपिक या पॉइंट में कोई डाउट बचा हो तो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा। अदरवाइज नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो वो भी आप मुझे बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कवर करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट को इसी तरीके से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी के साथ एंड बी बेस्ट इन शॉर्ट एक्सप्रेशन के साथ। थैंक यू।